हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई एनडीए, कोई नेटी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है, उड़ान भरनी है हमें। तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। हेलो माय किड्स। बच्चों, मैम आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई है एंड इस बार हमारा नंबर है भाई चैप्टर करने का, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे, सारे के सारे इसके बेसिक पॉइंट्स, टर्मिनोलॉजीज, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात बोल देते हैं कि इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर्स किए बच्चों, अगर उसमें सच में कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज सही नहीं है, या वो कोई भी चीज अगर है, तो आप मुझे कमेंट उसके बारे में कर सकते हैं। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे में पॉइंट्स हैं जो कि मैं छोड़ूंगी आप लोगों के लिए, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो आप देर नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। अरे अच्छा चैप्टर है। अब देखो, सबसे पहले बात क्या हो रही है चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी हैव टू टॉक अबाउट माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब माइक्रोब्स भाई हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। वो दोस्त नहीं है जो खर्चा करवा के जाएंगे, नहीं, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे होंगे, या ये फो भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। पर हाँ, ये पक्के वैसे दुश्मन है जो हमारी जान ले सकते हैं। तो भाई ये हमारे फो भी हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है भाई किस टाइप का है, क्या करना है, क्या जिंदगी का मकसद है, उसका क्या टारगेट है, क्या एम है, इस बेसिस पर ये निर्भर करता है कि वो अपना फ्रेंड है कि अपना फो है। ये चैप्टर एक सिंपल चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको माइक्रोब्स की नेम्स याद करने हैं। एंड माइक्रोब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये हमारे सब बच्चे जानते हैं माइक्रोस्कोपिक है, जिसके अंदर हम लोग बैक्टीरियाज को भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों फंगस को भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम प्रोटोजोआ को भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम एल्गेज को भी पढ़ते हैं। ये सब हमारे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट या फ्रेंड क्यों है, क्योंकि भैया हमारे कुछ हो सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कुछ बॉडी के ऐसे फंक्शंस होंगे जिससे कराने में वो हेल्प करते हैं। दैट इज वाई दे आर फ्रेंड। और दुश्मन क्यों, क्योंकि हमें बीमार करते हैं। इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म सिर्फ अधिकार है इंसान को बर्बाद करना, इसलिए दुश्मन है। अच्छा, सबसे पहली बात, छोटी सी बात भाई, माइक्रोब्स में मोस्टली बैक्टीरियाज आते हैं। एंड बैक्टीरियाज आर बिलोंग टू विच ग्रुप, विच किंगडम, तो हम बोलेंगे इट इज बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, क्योंकि मोनेरा ही तो है ऑल बैक्टीरिया किंगडम। सारे के सारे बैक्टीरिया इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि हम 5 सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यू बैक्टीरिया भी लेते हैं, जो कि अपना ट्रू बैक्टीरिया है, यू है ट्रू। और एक है आर की बैक्टीरिया, जो कि ट्रू तो नहीं है पर है तो बैक्टीरिया ही। तो ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। मोनेरा की एक दो बातें अगर जानने जाए तो क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि मोनेरा ये सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स का किंगडम, प्रोकारियोट्स का है। किस किस का मेरे बच्चे, यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स का। इनकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन बोल दी मैम ने, सॉरी बच्चा, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और क्या बात बोली जाए तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो होते हैं एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, जल ही जीवन है इनका। ठीक है भाई, एक्वेटिक है, वो भी मैरिन वाटर में मोस्टली। तो ये बेसिक बात है। चलो भाई अब अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सो तेरी, चलो कोई बात नहीं। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह माइक्रोब्स है यार।
कहाँ? मैंने मिट्टी खोदी, एक मिट्टी लेकर आई, ये मेरे देश की मिट्टी है, इसके अंदर भी क्या है? माइक्रोब्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स है। आप दही खा रहे हैं, दही के एक चम्मच में माइक्रोब्स है। इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, मजे मजे में खाते हैं ना, सब में क्या है? माइक्रोब्स है। इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ द अदर प्लांट्स एंड द एनिमल्स, दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर देयर इज अ नो लाइफ कुड पॉसिबल। मतलब ये वहां पर भी है जहां पर कोई जिंदगी नहीं है, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई अल्कलाइन कंडीशंस, सच एज डीप इनसाइड द गीजर, जहां पे हाई टेम्परेचर है, जिनको हम थर्मल वेंट्स भी कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर 1000 डिग्री है। डीप इन द सॉइल, जहां पे हाई प्रेशर है। अंडर द लेयर ऑफ द स्नो, जहां पर बहुत ज्यादा कूलनेस है। इवन द हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, मतलब जहां पे हम लोग जिंदा रहने से कतराते हैं, हम लोग बस खत्म हो जाते हैं, वहां ये मजे में रहते हैं। मतलब वहां भी ये हमें बर्बाद करने के लिए रेडी बैठे रहते हैं बेटा। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, माइक्रोब्स बहुत सारी वेराइटी के हैं। दे कैन बी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, विरियोइड्स। विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस। प्रियॉन्स, जिनके ऊपर प्रोटीनिशियस लेयर होती है, ये किसी भी वेराइटी का हो सकता है। तो अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआज मोस्टली डिजीज कॉजिंग होते हैं। बैक्टीरियाज हमने देख लिया मोनेरा ग्रुप का है। अच्छा, प्रोटोजोआ किस ग्रुप का होता है? तो प्रोटोजोआ एक अपना खुद ग्रुप है, मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करता है ये, जिस ग्रुप में यूनिसेलुलर्स आते हैं। जिस ग्रुप में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर आते हैं, पर यूकारियोट्स आते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पर कुछ कुछ तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं मेरे बच्चे। फिर बैक्टीरिया आपने देख ही लिया। फंगस की बात करें तो इसका खुद का ग्रुप है, ये यूकारियोटिक है, अपना खाना खुद तो कभी बनाता ही नहीं है, मल्टी सेलुलर होता है ये। फिर वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो इंटरमीडिएट होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें नहीं पता ये लिविंग है नॉन लिविंग, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट बॉडी इट बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग एंड इनसाइड द होस्ट बॉडी इट बिहेव लाइक अ लिविंग। विरियोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस। बच्चों वायरस के पास एक खास बात होती है, इट मे बी अ जेनेटिक मटीरियल और अ प्रोटीन। या तो इसमें जेनेटिक मटीरियल डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज होती है, हमारे अंदर दोनों होते हैं। विरियोइड्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड दे आर स्मॉलर देन वायरस। दे आर स्मॉलर, अरे यार ये क्या हो गया? दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से छोटे होते हैं। एंड प्रियॉन्स, ये भी एक तरह का वायरस है जिसपे प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। विरियोड्स पे प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। सम माइक्रोब्स कॉजेज डिजीज एंड सम आर यूजफुल, तभी दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया लाइक फंगस कैन बी ग्रो इन अ न्यूट्रिटिव मीडियम, हम इनको खुद ग्रो कर सकते हैं बायोलॉजिकल मीडियम्स के द्वारा टू फॉर्म कॉलोनीज एंड दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। देख लेते हैं डायग्राम। देखो ये रहा, दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। बच्चा देखो ये रॉड शेप है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया क्या थे बच्चे? तो मेरे बच्चे बोलेंगे मैम बैसिलस, बिल्कुल सही, बैसिलस। एग्जाम्पल मेरे बच्चे देंगे, तो कौन सा ऐसा डिजीज है जो बैसिलस बैक्टीरिया से होती है? एक तो लैक्टोबैसिलस, किसका है ये? लैक्टोबैसिलस दही में मिलता है जो कि हमारा फ्रेंड है। एक और बैसिलस जो डिजीज कॉज करता है, इसका सब आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसलिए मैम ये वेकेंट छोड़ती है। अरे गोले 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 जैसे स्फेरिकल शेप, दीज आर कोकस। इससे बनाई जाती है एक एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और देखो दिख रहा है ये रॉड शेप फ्लैजिला वाला पाया जा रहा है, ये रॉड शेप। और देखो बच्चों इन सबको हम लोग मैग्नीफाइड ग्लास से, माइक्रोस्कोप विच कैरी अ मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे यूज करते हैं, जिसकी जूमिंग पावर देख लो 15,000 देखो 50,000 गुना जूम करके हम इनको देख पा रहे हैं इन बैक्टीरियाज को। और बैक्टीरियाज को हम क्या करते हैं भाई? न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली ये कॉलोनीज में देखने को मिलते हैं, झुंड में देखने को मिलते हैं, अकेले नहीं मिलते ज्यादातर।
एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ दी वायरसेस, जिसमें पहला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका एग्जांपल टोबैको मोसैसिक वायरस, जैसे कि एक टीएमवी। फिर ये एडिनो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज करता है। ये ऑक्टागोनल शेप का होता है, कुछ ऑक्टागोनल हेक्सागोनल शेप हम इसे बोलते हैं। फिर देख लीजिए ये रॉड शेप्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये टोबैको मोसैसिक, सॉरी मैंने इसको लिख दिया, ये है टीएमवी, टोबैको मोसैसिक वायरस, इस फेज का होता है। और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस है, इसी के ऊपर ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वायरस है जिसको हमने देखा था, स्टडी की थी, और इसी से पता लगा था कि वायरस क्या होता है। ये एक तरह का फ्लूइड है जो कॉज करता है डिजीजेस को। ठीक है बच्चों। फिर देखिए कुछ आपको पेट्री डिशेस दिए हैं। पेट्री डिश क्या होता है, तरह का मतलब मान लो यार एक प्लेट होती है जिसमें न्यूट्रिटिव मीडियम में हम ग्रो करते हैं। तो हमने फंगस को देखो ग्रो, बैक्टीरिया की देखो कॉलोनीज दिखाई है, बैक्टीरियाज आर फाउंड इन कॉलोनीज, वेयर एज फंगस ये भी देखो कॉलोनी में होता है। कुछ इस तरह का अपीयरेंस बनता है, ग्रीन ग्रीन, ये फंगस फॉर्मेशन है। आप देखते हो ग्रीन ग्रीन पैचेस पीस वगैरह पे, ब्रेड वगैरह पे आके लग जाते हैं। इनका फेवरेट सीजन होता है हॉट प्लस वेट सीजन, जो कि हम बोलते हैं बारिश का मौसम। कैसा मौसम, बारिश का मौसम। इनका मनपसंद, इनका सुहाना मौसम होता है। फिर अच्छा, माइक्रोब्स का यूज हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, तो भाई डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं भाई वहां पर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सबसे पहले हमारी कर्ड होती है। कर्ड कैसे बनती है, दही कैसे बनती है, बोलेंगे मैम आज के दही बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल सही, हम दही बनाना सिखाएंगे। तो हम लेंगे एक मटका, आजकल तमाम घर में मटका नहीं मिलता, पर मटके वाली दही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम मटका ले रहे थे। देखो यहाँ पे मटका ही नहीं बन रहा है हमसे। चलो हमने एक ले लिया मटका, मटके के अंदर रख दिया है दूध, सफेद सफेद दूध, घेरा दूध भर दिया है। दूध के अंदर हम डालते हैं, मम्मी क्या करती है दूध को थोड़ा सा गर्म करती है, लुक वार्म करती है, हल्का हल्का गर्म करती है, इसमें दही का तोड़ डाल देते हैं। तोड़ कहते हैं, जामन कहते हैं, आप क्या कहते हैं बता के जरा कमेंट बॉक्स में बताना जरा मुझे क्या कहते हैं इसे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनोकुलम। मम्मी से कहना मम्मी इनोकुलम डाल दो, मम्मी बताएगी किस लिए इनोकुलम, फिर क्या होता है बेटा ठीक है, तो इनोकुलम डालते हैं। इनोकुलम क्या है, इनोकुलम के अंदर और कुछ नहीं है, ये लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हम इसको डालते हैं और मिला देते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, तभी तो नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और इसी लैक्टिक एसिड की मदद से ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपके दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसिन जिसे हम बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन कैसिन को क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर जाता है। और डाइजेस्ट करके क्या शो करता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। कोगुलेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का जमना। तो आपका दूध जम जाता है और जम के क्या बन जाता है, कर्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कडलिंग ऑफ मिल्क, इसी को हम कहते हैं कडलिंग ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से काम करता है। इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप बैसिलस होती है, रॉड शेप। किसी भी बैक्टीरिया की बेटा शेप अगर रॉड टाइप होती है उसको बैसिलस बुलाते हैं, सर्कल शेप होती है तो कॉकस बुलाते हैं, वो मैंने आपको दिया था। तो ये कैसा है, समझ नहीं आया ना कुछ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से इसे आप बोल सकते हैं। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब लैक्टोबैसिलस ग्रो करता है मिल्क में और कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, जो कोगुलेट करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है आपके मिल्क को, डाइजेस्ट पार्शली। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एड टू अ फ्रेश मिल्क, जिसको हम इनोकुलम या स्टार्टर कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लैब्स होते हैं, सुटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं मिल्क को किसमें बच्चों, ये कर्ड में। मोर न्यूट्रिशियस, अब पूछा जाए कि भाई कन्वर्ट करो बताओ किसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, दूध में कि दही में, अपन बोलेंगे दही में।
दही ज्यादा फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ये तो रिच होती है विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें बहुत पाया जाता है, जो कि आमतौर पे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है। पर हम जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है कर्ड। इसलिए आज से ही अपनी डाइट में एक समय 1 कटोरी दही जरूर खानी है आपको, ताकि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। फिर कर्ड के अंदर और क्या होता है? तो कर्ड एक तरह का प्रोबायंस है। प्रोबायंस बेटा वो होते हैं जिसमें एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बैक्टीरियाज या फिर माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, ये प्रोबायंस है। फिर इसके अंदर कैल्शियम रिच ज्यादा होता है, ये कैल्शियम रिच होता है, देखो ये रहा, क्योंकि इसमें विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली विटामिन B12 एंड ऑर्गेनिक एसिड। इन स्टमक टू लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो इसका इस्तेमाल हम चेक भी करने के लिए करते हैं कि भाई कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा माइक्रोब तो नहीं घुस गया जो बर्बाद कर रहा है तुम्हें, तो ये भी चेक करते हैं। ठीक है, फिर देखो कर्ड बता दिया। कर्ड को प्रिपेयर किया जाता है इनोकुलेटिंग क्रीम या स्कीम्ड मिल्क जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो एट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर योगर्ट इसको प्रोड्यूस करते हैं कडलिंग मिल्क हैविंग अ फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड। योगर्ट होती है भाई, मिलती है मार्केट में, इसमें क्या होता है? फ्लेवर होता है लैक्टिक एसिड का, एसिटाल्डिहाइड का। फिर बटर मिल्क आप सुनते होगे, ये एक एसिड रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसको इनोकुलेटिंग स्किम्ड मिल्क से बनाते हैं, जिसमें क्या होता है? एसिडोफिलस या फिर ल्यूकोकॉन्टस स्पीशीज होती हैं। ये अलग अलग तरह के बता रखे भाई कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। फिर सॉर क्रीम, खट्टी खट्टी क्रीम्स भी होती हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं इनोकुलेटिंग विद एस लैक्टिस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो एक सिंपल चीजें बता रखी है, इसमें क्या क्या है। फिर इडली डोसा, इडली डोसा भाई मजा आ जाता है खाते ही, है ना भाई? इडली एंड डोसा, इसका भी इस्तेमाल भाई किया जाता है इनके मदद से। तो इडली एंड डोसा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन। पर बेटा ये फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करके आपके इडली और डोसा को काफी ज्यादा क्रिस्पी बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, अच्छा टेस्टी टेस्टी यमी यमी बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट। फर्मेंटेशन इज व्हाट? इट इज एनारोबिक respiration of yeast to produce alcohol, ethanol। फिर चीज की प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है पार्शियली डिग्रेडेड। देखो भाई चीज कैसे बनाते हैं, आज चीज बनाना सीखते हैं। चलो, दूध लिया, दूध को फाड़ दिया, पनीर बना लिया, बनाते हैं बहुत बार। दूध में हम क्या करते हैं? खट्टा खट्टा नींबू डाल देते हैं, है ना भाई? नींबू डालते हैं तो दूध अलग पानी अलग हो जाता है, उसको हम छान लेते हैं, पनीर बन जाता है। उसको अगर आप और ज्यादा ट्रीट करेंगे तो आगे वो चीज बन जाता है। बट अब मास्टर शेफ नहीं हूं, इससे करेक्टली नहीं बता पा रही हूँ। तो पार्शियली डिग्रेडेड कंसंट्रेटेड ऑफ मिल्क एंड कैसिन प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जब आपके मिल्क का प्रोटीन कैसिन पार्शियली डिग्रेड, पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे बनती है चीज। और इस चीज को सेपरेट कर लेते हैं, लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं, चीज सेपरेट कर देते हैं। फिर आप पिज्जा बनाने में, पास्ता बनाने में, आजकल ग्रिल सैंडविचेस यानी क्या क्या बनाते हैं आप लोग, उसमें आप इनको यूज कर लेते हैं। अब चीज कोई एक ही वैरायटी की तो नहीं होती भाई। आप कहेंगे नहीं मैम, चीज तो कितनी सारी वैरायटी की होती है, सेवरल वेराइटीज की चीज अवेलेबल है मार्केट में। पिज्जा चीज अलग है, पास्ता चीज अलग है, गार्लिक ब्रेड की चीज अलग है, सैंडविचेस की अलग है ना? सब चीजें की अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बेटा इनके ऊपर माइक्रोब्स जो है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनती है चीज, ये आपने देख लिया। अब माइक्रोब्स अगर अलग अलग यूज करेंगे तो अलग अलग फ्लेवर आएगा, अलग अलग टेक्सचर आएगा, बिल्कुल सही। तो दो प्रकार की चीज दी गई है, एक है स्विस चीज, एक है रॉकी फोर्ट चीज। स्विस चीज वो होती है जो मोटे मोटे छेद वाली होती है, कार्टून में बहुत दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी लेके भागता रहता है, मोटे मोटे छेद वाली चीज, वो होता ही स्विस चीज। स्विस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें बिग होल्स होते हैं, ठीक है?
इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े बिग होल्स होते हैं। बिग होल्स कैसे बनते हैं, तो भाई इसमें जब माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करता है, तो बेटा फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बनता है, फर्मेंटेशन के दौरान जो बाय प्रोडक्ट बनता है, उस बाय प्रोडक्ट के अंदर जो मेनली पाया जाता है वो होता है इथेनॉल, CO2। ये मेनली पाए जाते हैं ये बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे, इथेनॉल एंड CO2। और CO2 जब स्केप आउट होती है तो वहां पे वो होल्स बनाती है। CO2 जब स्केप आउट होती है तो क्या बनाती है मेरे बच्चे, होल्स। ठीक है, तो ये रहा, स्विस चीज इज राइपेंड बाय बैक्टीरिया, का नाम याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, शर्माने वाला बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। तो स्विस चीज इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जिसमें CO2 रिलीज होती है, जिससे बड़े बड़े होल्स बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, इससे टेस्ट भी अलग है। फिर रॉक्यूफोर चीज, जिसको हम ब्लू चीज भी बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ ब्लू ब्लू पैचेस पड़े हुए होते हैं, क्यों, क्योंकि ये फंगस से बनाई जाती है। उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, दिस इज द फंगस। तो बेटा एक बैक्टीरिया से बन रही है, दूसरी फंगस से बन रही है, तो टेस्ट अलग नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। टेक्सचर अलग नहीं होगा, होगा, विच गिव अ स्पेसिफिक फ्लेवर। फिर ब्रेड, भाई ब्रेड भी बनने में यूज होते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल ब्रेड्स बनाने में भी करते हैं। ईस्ट से बनता है, और ईस्ट का नाम क्या होता है, उस ईस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस। अब जो ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट है, इसका इस्तेमाल दो चीजों में करते हैं। अगर आप ब्रेड के लिए कर रहे हैं तो इसे आप बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और इसका इस्तेमाल बेटा अल्कोहल प्रोडक्शन में भी करते हैं, इसलिए हम इसे बेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग दी ब्रेड। फिर डोसा, उपमा, इडली, ये सब भी फर्मेंटेटिंग प्रिपरेशन। ये रहा, ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रेप्टोकोकस से यूज करते हैं इसमें। चावल, ब्लैक ग्राम, पफ्ड अपीयरेंस आपको दिखता है ना डो में, वो छेद छेद से, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि वहां से क्या निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इन सब में क्या यूज किए जा रहे हैं, माइक्रोब्स। फिर टॉडी, टॉडी क्या है, ये एक तरह की भाई बहुत ही अच्छी, भाई मैंने नहीं पी, मैंने नहीं पी, किसी बच्चों ने पी हो तो बताना कैसे, सच में अच्छा लगता है नहीं लगता, मैंने नहीं पी। ये आपकी एक साउथ इंडिया की बहुत ज्यादा पिए जाने वाली एक फ्लेवर्ड, कह सकते हैं आपका लिक्विड है, जिसको बनाया जाता है पाम ट्रीज पे। पाम ट्रीज पे हम जाते हैं, हम नहीं जाते भाई, हमसे चढ़ा नहीं जाता ना, क्योंकि ये हमारे पाम ट्री बना, क्या बना है, चलो बांध लो, ये रे पाम ट्री होते हैं, ऊपर ऊपर को होते हैं ऐसे, ये रे पाम ट्री होते हैं। तो क्या करते हैं भाई लोग, पाम ट्रीज पे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कटिंग करते हैं, काट दिया, काट के यहाँ पर मटके को लटपेट देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मटके को बांध के लटका देते हैं, काट देते हैं, मटके को लटका के छोड़ देते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता रहता है, सैप इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा सैप, और धीरे धीरे फर्मेंट होकर ये जूस कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टॉडी। फर्मेंटेशन से इकट्ठा होता है। टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द अनराइप्ड पैडीज ऑफ द पाम्स। ठीक है बेटा, इससे बनाया जाता है। तो इसके लिए काफी दिनों तक क्या करता है भाई, ऊपर जाते हैं लोग, इसमें कट लगा के, मटका लगा के छोड़ देते हैं काफी दिनों के लिए, फिर बाद में देखते हैं तो ये क्या बन जाती है, टॉडी बन जाती है। ओके, सो अब तक हमने जो पढ़े वो सब पढ़े थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम लोग जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोडक्शन करते हैं वो थोड़ी कम मात्रा में करते हैं, पर अब इंडस्ट्रियल लेवल पे करने तो बड़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहल बेवरेजेस के बारे में। तो अल्कोहल बनाते हैं भाई, अल्कोहल से शराब बनाई जाती है। आप कहेंगे कि मैम क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि लोगों को पीनी होती है भाई, तो सरकार क्यों लाइसेंस देती है, क्योंकि सरकार की कमाई भी इसी से मोस्टली बेटा होती है। सो बेटा अल्कोहल का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर द कंजप्शन प्रोसेस या फिर एडिक्शन प्रोसेस के लिए होता है। बेटा इसका इस्तेमाल बहुत सारे, आप खुद ही जानते हैं, बायो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स में भी किया जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में अल्कोहल को प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े टैंक चाहिए, जिनको हम बुलाते हैं फर्मेंटर्स।
देखो ये रहे फर्मेंटर्स, देखो ये दिख रहे फर्मेंटर्स, कितने बड़े बड़े फर्मेंटर्स दिख रहे हैं, देखो ये इनके अंदर अल्कोहल प्रोडक्शन होता है और ये पूरे का पूरे फर्मेंटेशन प्लांट आपको दिखाया गया कि कैसे बनाई जाती है। फिर माइक्रोब्स आर यूज इन इंडस्ट्री टू सिंथेसाइज सेवरल प्रोडक्ट। बेवरेजेस, बेवरेजेस बेटा यूज होता है। अब बेवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल का प्रोडक्शन को हम बेवरेज बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहल बेवरेजेस। और एंटीबायोटिक्स के लिए करते हैं, इसके एग्जांपल्स है माइक्रोब्स आर ग्रोन इन वेरी लार्ज वेसल्स एंड इन लार्ज वेसल्स को हम क्या बुलाते हैं, फर्मेंटर्स। ठीक है बच्चों, देखो ये फर्मेंटेड बेवरेजेस जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल बेवरेजेस का, इसके अंदर हम अल्कोहल की प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ईस्ट का नाम क्या है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरावीसी, यही हमारी ईस्ट है। देख लीजिए इस समय हम इसे बोलेंगे बेवर्स ईस्ट। ब्रेड के लिए बेकर्स ईस्ट कहलाती है, वरना क्या कहलाती है, बेवर्स ईस्ट। इसमें हम इसका प्रोडक्शन करवाते हैं, यूज करते हैं इस ईस्ट का, और ये फर्मेंटेशन करती है, बनाती है इथेनॉल। अब ये दो प्रोसेस का होता है, बट देखो अब जो इथेनॉल बनता है, अब मान लीजिए आपका जो भी अल्कोहल बना है, अगर इस अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से कम है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 13%, इट इज लेस देन और इक्वल टू 13%, तो बेटा वो जो ड्रिंक होती है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है। किसके बनाई जाती है बेटा, विदाउट डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि अगर कभी भी अल्कोहल की कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाती है तो ईस्ट डाई कर जाती है। अगर वो डाई कर जाएगी तो बनेगा कहाँ से। पर अगर किसी भी ड्रिंक में अल्कोहल की कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 13% है तो वहां पर हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन मेथड। तो जिसमें कम होती है अल्कोहल, जैसे कि वो वाइन है, आपका बियर है जिसमें कम होती है, और बाकी से विस्की, वोडका, रम, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तो इनको हम विद डिस्टिलेशन बनाते हैं। तभी वाइन एंड बियर को विदाउट एडिंग ऑफ वाटर भी कंजप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, विद एंड विदाउट वाला मैंने आपको, जिसको हम बेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूस से बनाई जाती है, जैसे कि दिखाया हुआ बियर है एंड वाइन है। विदाउट डिस्टिलेशन है क्योंकि ये इनके अंदर 13% से भी कम क्या पाया जाता है, अल्कोहलिक कंसंट्रेशन। इसमें कुछ 7 to 8% होती है, इसमें शायद 11% होती है, बट अप्रॉक्स वैल्यू है। अब बियर किससे बनाते हैं, तो बार्ली माल्ट से बनाया जाता है। वाइन फ्रूट के जूसेस से, आपने देखा होगा ना, ग्रेप्स सुना भी होगा मूवीज वगैरह में, कहते हैं ग्रेप्स से बनाते हैं। तो ग्रेप्स जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, सीधा उसमें आप ईस्ट डाल दो ग्रेप जूस में, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिर सेक, जिसको हम राइस वाइन कहते हैं, ये राइस माल्ट से बनाते हैं। फिर पैनी, गिन, वोडका, विस्की, रम, ब्रांडी, दीज ऑल आर कंटेनिंग अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 13%। बल्कि आपका जो वोडका है उसमें तो 60 to 80% तक भी होती है। तो इसीलिए इनको बनाने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, डिस्टिलेशन, क्योंकि वरना ईस्ट क्या कर जाएगी, डाई कर जाएगी। फिर फैनी जो है वो कैशू एप्पल से बनाया जाता है, गिन रे माल्ट से बनाया जाता है, वोडका आलू से बनता है, पटाटो से, विस्की सीरियल से, रम मोलसिस से बनती है, और ब्रांडी फ्रूट के जूसेस से बनाई जाती है। तो अलग अलग बताया कि भाई किस किस से क्या क्या बनाया जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स एक वो केमिकल्स होते हैं जो हर से हम अपने बॉडी में डालते हैं टू स्टॉप द माइक्रोबियल एक्टिविटी और टू किल द माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं, these are the chemical induced in body to stop the growth of microbe or killing it, या तो उसकी ग्रोथ को रोकना या उसको मारने के लिए जो हम केमिकल्स डालते हैं अपनी बॉडी में, दैट आर एंटीबायोटिक्स। एंड द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड द नेम ऑफ दिस एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से। अच्छा ये बात याद रखना कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं
इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ इट इज प्रिपेयर, या तो इनको प्रिपेयर किए जाते हैं किल, और या तो इनको प्रिपेयर किया जाता है किल और इनएक्टिव माइक्रोब से, भाई मरा हुआ या इनएक्टिव माइक्रोब है उसकी मदद से बनाया जा रहा है, किल और इनएक्टिव माइक्रोब्स की यूज करते हैं। भाई देखो, मान लो हमें कोरोना वायरस की एंटीबायोटिक बनाने से, वायरस की नहीं बन सकती, मान लो हमें टीबी की एंटीबायोटिक बनानी, तो क्या करेंगे, या तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो किल लेंगे, या उसकी इनएक्टिव फॉर्म लेते हैं, या फिर लेते हैं वीकेंड माइक्रोब्स। वीकेंड माइक्रोब्स कैसे लिए जाते हैं, उनकी अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। इनको यूज करते हैं, मतलब जिसकी एंटीबायोटिक बनाई जाती है वो उसी के बैक्टीरिया या उसी के माइक्रोब से बनाते हैं, या तो माइक्रोब्स की बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, या मरा हुआ माइक्रोब लेते हैं, या वीकेंड लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन और फिर बनाते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रोब्स, ये किल करते हैं या रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। एंटी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो मींस लाइफ। तो ये अगेंस्ट द लाइफ होते हैं, बट किसके अगेंस्ट, पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट के अलग। भाई अगर किसी भी लाइफ के अगेंस्ट तो हमारे लाइफ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो एक आइडियल एंटीबायोटिक वो होती है जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करे, उसे मारे पर हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इन कंटेंट्स ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं किसी की भी लाइफ को मार दे। अच्छा, तो विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ, इंसान को तो ये लाइफ प्रदान करते हैं पर माइक्रोब्स की लाइफ ये छीनते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अच्छा भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या सीधा पेनिसिलिन ऐसी मिल गई थी, क्या पेनिसिलिन पे वर्क कर रहे थे ना बेटा, कह सकते हैं इनके साथ तो मतलब किस्मत चमक गई बंदे की। कैसे, ये वर्क कर रहे थे स्टाइप्लोकोकस बैक्टीरिया पर, और उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ना क्या किया था, बिना वॉश की गई एक पैट्री डिश लिए, क्या कर रहे थे, स्टेप्टोलोकी बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, पैट्री डिश पे ग्रो कर रहे थे। एक बार उन्होंने बिना धोए पैट्री डिश पे ग्रो कर लिया तो देखा ग्रीन ग्रीन से पैचेस बन रहे थे। ये रहा, अनवॉश कल्चर प्लेट ली थी विच स्टेप्टोलोकी कुड नॉट ग्रो। देखा इन्होंने, ये हमारी पैट्री डिश है, इस पैट्री डिश पे यहाँ पे ये हरे हरे पैचेस लग रहे हैं, ये हरे हरे पैचेस लग रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे ग्रो कर रहे हैं आपका, हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम इसमें ग्रो कर रहे हैं आपके ये स्ट्रेप्टोकोकाई का। तो देखा गया कि ये वाला जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये तो ग्रो करने लगे, ये ग्रो करने लगे, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो करने लगे, पर यहाँ वाले ग्रो नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज थी जो इनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रही थी, और वो जो चीज थी वो ग्रीन ग्रीन जो पैचेस है, ये एक तरह की ईस्ट थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, और इसका नाम पूरा है पेनिसिलिन नोटाटम। दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो इस तरीके से पहली एंटीबायोटिक की क्या हुई थी बेटा, खोज की गई थी। फिर माइक्रोब्स के एरा, फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। मिला इनको कब, 1945 में, इनकी डिस्कवरी के लिए। और इस एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज हुआ था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, अमेरिका के सोल्जर्स बीमार हो रहे थे, उस समय यूज की गई थी। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड, अब एंटीबायोटिक काफी इंप्रूव होने लगी हैं, कैपेसिटी उनकी बढ़ाने लगे हैं हम लोग। अब हमारे पास जैसे कि प्लेग की, वूफिंग कफ, काली खांसी जो कि लश्मेनिया से होती है, डायप्थीरिया, गलघोटू जिसमें किसी ने गला घोट दिया है, लिपोसिस को हम कुष्ठ रोग कहते हैं, इन सब की आज हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है। तो कुछ टेबल दिखाई गई है ये रही, अरे यार कहाँ गई, देखो कुछ ऑर्गेनिक एसिड बताए गए हैं कि इनका इस्तेमाल किस किस में होता है। एसिटिक एसिड है जो कि एसिटोबैक्टर एसिडी से बनता है, पाया कस में जाता है बेटा विनेगर के अंदर। फिर कुछ सिट्रिक एसिड है जो कि एस्पारगिलस नाइगर से बनता है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसका इस्तेमाल डाइंग में, मेडिसिन में, फ्लेवरिंग में, प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, कैंडीज में खट्टा खट्टा इस्तेमाल किया जाता है। फिर लैक्टिक एसिड, इसका इस्तेमाल ये लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस से मिलता है, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी किया जाता है। फिर इंडस्ट्री जैसे कि जिसमें
मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंजाइम में से कि रहा पैक्टिनेस जो कि ए नाइगर, इसका इस्तेमाल जूस एक्सट्रैक्शन और जूसेस को साफ करने के लिए करते हैं। तभी कहते हैं बेटा जूस पीते हो ना मार्केट के, हम घर में जो जूस बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं मान लीजिए, तो उन जूसेस के अंदर क्या होते हैं भाई, उनके अंदर कुछ धागे धागे से कुछ पास पीसेस रह जाते हैं, पर उन जूसेस में तो बिल्कुल फाइन होते हैं, क्योंकि बेटा उसमें क्या करते हैं वो पैक्टिनेस एंजाइम डालते हैं। पैक्टिनेस एंजाइम उन सभी चीजों को डाइजेस्ट कर जाता है। तो उसमें क्या, जो आप जो पैकेट के जूसेस पी रहे हो ना, इसमें पता है क्या पी रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, फाइबर तो है ही नहीं। फाइबर तो उसी में था जो पैक्टिनेस ने खा लिया, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो यूज किया था। तो बेटा जी आज से ना पैकेट के जूसेस मत लिया करो। आप कभी भी जाओ यार, कहीं भी जाओ, बाहर निकलो, आजकल तो गन्ने का जूस बहुत हर जगह आपको, हर चीज हर चौराहे पे गन्ने का जूस मिलता है यार, गाजर का जूस मिलता है आपको, आंवला करेला वगैरह का भी मिलता है जो आप नहीं पीते चलो। पर बेटा जूसेस अगर आपको पीने हैं ना, तो वहां खड़े होके यार 10 का 15 का 20 का 25 का जितने का भी पीना है ना, वहां पर पी लो। ये रियल ट्रॉपिकाना ये जूसेस को अवॉइड किया करो, ठीक है। फिर प्रोटीएस, ये एस्पारगिलस बैसिलस पेप्स से बनता है, इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट में करते हैं टू रिमूव प्रोटीनिशियस स्पॉट। भाई होता है ना प्रोटीन के जो स्पॉट लगे, धब्बे लगे, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोटीएस से, क्योंकि क्या करता है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो नाम है उसी को डाइजेस्ट करेगा। इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड इट डाइजेस्ट पैक्टिन। ये डाइजेस्ट किसको करता है, पैक्टिन, एंड पैक्टिन क्या है, एक तरह का फाइबर है। फिर अमाइलेज, इसका इस्तेमाल ये एस्पारगिलस ये फैट को डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट फैट। ये एस्पारगिलस राइजोपस से बैसिलस से मिलता है, डिग्रेशन ऑफ स्टार्च के लिए काम आता है। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज ये टिश्यू, अच्छा सॉरी मैंने फैट लिखा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट लिखना, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज इसमें टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर भी होता है, इसको हम कहते हैं टीपीए। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्लोट बस्टर। अब देखो बेटा कुछ लोग क्या होता है, जैसे कि भाई मान लीजिए मेरे ब्रेन में क्लोटिंग हो जाए, किस लोगों की होता है बेटा ब्रेन में क्लोटिंग हो जाती है, कि मतलब कि ब्रेन में जो नसें हैं ना वहां पर खून जो है वो जमने शुरू हो जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं करता। ऐसे पेशेंट्स को ना मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा हो जाती है, या मान लो हार्ट अटैक की कंडीशन में भी ऐसा होता है कि हमारी वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है वहां पर, तो ब्लड फ्लो नहीं करता, जिससे आपको हार्ट डिजीज या कितनी बार कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर उसे कहता है ना, आप देखते होगे सुना होगा कई बार कि भाई हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि एक गोली ले लो, इसको जीभ के नीचे रख देना तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बेटा वो जो गोली होती है ना उसी में यही होता है, टैप टिश्यू प्लाज्मोनिज्म एक्टिवेटर। ये क्या करता है, क्लोट बस्टर की तरह काम करता है, जैसे बॉडी में जाता है इन क्लोट्स को ये खोल देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, for removing clots from the blood vessels of the patient having myocardial interaction leading to the heart attack। और हार्ट अटैक से वो पेशेंट बच जाता है, जान बच जाती है। फिर कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जैसे कि एक है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीफॉर्सुरम से मिलता है, इसका इस्तेमाल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लेशन में करवाते हैं। अब बेटा देखो जब हम अपनी बॉडी में, मान लीजिए मेरी किडनी खराब है, मैं किसी से किडनी डोनेट कर रही हूँ, तो बेटा जब हमारी बॉडी में किडनी का या किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लेशन करवाते हैं तो वो एक फॉरेन पार्टिकल है। अब फॉरेन पार्टिकल है तो हमारे जो टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज रेडी कर सकते हैं। अब एंटीबॉडी रेडी करेंगे तो वो क्या करते हैं, जब हमने पढ़ा था ना टी सेल्स में ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में कि वहां पे ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। तो बेटा अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, अगर आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये ऑर्गन मेरी बॉडी में आए, तो अगर बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो आपकी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, क्या ऑर्गन नहीं डालेंगे, पेशेंट को मरने देंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कुछ समय के लिए उनकी इम्यूनिटी को स्टॉप कर देती है, सप्रेस कर देती है। तो ऐसे ही ड्रग्स का एक एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसे कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिसका इस्तेमाल ऑर्गन ट्रांसप्लेशन के दौरान किया जाता है। फिर स्टैटिन्स, इसमें इसका बैक्टीरिया को देखना है मोनोकाकस परफ्यूसिस,
इसका इस्तेमाल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए करता है। आपने सुना होगा ना, आजकल बहुत ऐड आता है कि ये वाला ऑयल खाओ, वो ऑयल खाओ, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं। तो इसका इस्तेमाल स्टेटिन का कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए करते हैं। ये एक्ट करता है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू एंजाइम रिस्पॉन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है ये उसको इनहिबिट करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका एक एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, ये ऐसा है, ठीक है, ये एंजाइम है एक आपका, मान लीजिए ये आपका एंजाइम है और ये एंजाइम की है एंजाइम बाइंडिंग साइट, एंजाइम बोल रही हूँ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या है मेरे बच्चे, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट जो है वो आके क्या होगा, जुड़ेगा। अब मान लीजिए ये है आपका सबस्ट्रेट, ये रहे आपके सबस्ट्रेट। तो बेटा देखो एंजाइम्स में आप देखो जैसे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड है ऐसी सी ही शेप आपके सबस्ट्रेट की है। दीज आर योर सबस्ट्रेट। मान लो वो सबस्ट्रेट है जो कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के सबस्ट्रेट है, मान लेते हैं क्या है ये कोलेस्ट्रॉल है। तो जैसे ये आएगा ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। एंजाइम का काम क्या होता है, हमने पढ़ा एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करना या डिक्रीज करना। तो ये से कंबाइन हो गया तो मान लो कुछ ऐसा सा हो गया, ये आपका एंजाइम है, ये इसके साथ देखिए कोई एक बाइंड हो गया, ये इसके साथ क्या कर दिया, इस तरीके से बाइंड हो गया। फिर आगे जाकर इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर अपनी रिएक्शन शुरू कर दी और रिएक्शन शुरू करके यहाँ पे ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट के दौरान आपका एंजाइम आपको ऐसे ही मिल जाएगा और ये रहा, ये रहे आपके सबस्ट्रेट जिनमें मान लो ये बॉन्डिंग हो गई और ये क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट, ये रहा, ये काम हो गया। नॉर्मली ऐसा होता है, पर जब आप स्टेटिन ले लेंगे तो यहाँ पर वो स्टेटिन क्या करेगा, जैसे ही आपने देखो ये जैसे ही आपने ये स्टेटिन ड्रग ली तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये आपका एंजाइम था, ये आपकी नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी बता रही हूँ, ये आपका एंजाइम था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बैठा हुआ था, ये रहा आपका सबस्ट्रेट, दीज आर दी सबस्ट्रेट। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर स्टेटिन्स ले लिया। अब स्टेटिन्स क्या कर देगा, आपके इस बाइंडिंग साइड को ही चेंज कर देगा। ये पता करेगा बाइंडिंग साइड पे थोड़ा फर्क डालेगा, मतलब क्या कर देगा, ये कुछ इस तरीके से कर देगा, मान लो ये रहा, ऐसा कर देगा ये। तो अब ये बाइंडिंग साइड की जो आप देखो यहाँ पर खुद, ये जो बाइंडिंग साइड है, ये इस बाइंडिंग साइड की जो शेप है उसको क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। अब शेप चेंज होने की वजह से ये इस पे अटैच नहीं होगा और रुक जाएगा। या एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा काम क्या हो सकता है, स्टैटिन क्या करेगा कि जैसे कि आपका एंजाइम है, उसे पता है कि अगर ये जुड़ गया तो काम होगा, तो स्टैटिन क्या करेगा, उसके अटैच होने से पहले खुद अपने आप को अटैच कर लेगा और अटैच करके सेरा अटैच हो गया और अटैच होकर स्टेटिन क्या कर देगा, परमानेंटली इसकी शेप क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मान लो इस तरह की शेप कर दी, अब ये इससे कभी अटैच हो ही नहीं सकता। तो ये काम क्या, इसी को बोलते हैं इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन करवाता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करवा देता है या उसे बाइंड होकर उसकी जगह को, या तो देखो ये बाइंड हो जाए, जगह ऑक्यूपाई कर ले, या शेप बदल दे। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। तो ये वर्क होता है, दिस इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, याद रखना एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लियर? ओके, नाउ अब हमारी बारी किसकी है भाई करने की, अब हम करेंगे माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में। अब तक हमने हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स देखा, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दी माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। अभी सीवेज क्या होता है, तो भाई जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, दैट इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नोन एज सीवेज, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। हर दिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में भाई वेस्ट निकलता है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। म्यूनिसिपल वाटर इज कॉल्ड सीवेज, और उसी म्यूनिसिपल वाटर को बेटा हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल एज सीवेज। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, पैथोजेनिक।
मतलब मेरे बच्चों डिजीज कॉजिंग। कैसे होते हैं ये? डिजीज कॉजिंग होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। बिफोर डिस्पोजल टू द नेचुरल बॉडी लाइक रिवर्स, लाइक पॉन्ड्स, लाइक लेक्स, तो भाई डायरेक्टली उसमें डालने से पहले हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा। और इसको ट्रीट करने के लिए एक प्लांट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ट्रीटमेंट इज डन बाय हाइड्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कैसा ट्रीटमेंट है ये? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बेटा, ठीक है, ताकि इसमें कर सके। अब 2 स्टेजेस में होता है, देखो बेटा ये दिखाया मैंने आपको एक तरह का, इस तरीके से प्लांट्स लगे रहते हैं जिसको हम एसटीपी कहते हैं, आपका माइक्रोब या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ऐसा ही प्लांट ये लगा हुआ, तो 2 स्टेप्स में होते हैं बेटा। पहला स्टेप होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें 2 स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, सबसिक्वेंशियल या सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है बेटा, और सेडिमेंटेशन होता है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम लोग करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी, जिसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी वगैरह पूरा होता है। इसमें आप देखेंगे एरिएटर्स का इस्तेमाल होता है और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर हम करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। देखो बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम छान के मोटा मोटा जो कचरा है वो निकालते हैं, पर जो डिजॉल्व है वो निकालने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आप अपने जो वाटर है उसको रिवर्स वगैरह में, रिवर बॉडीज में डाल सकते हैं। बट इफ यू यूज इन अ वाटर, इफ यू यूज दिस वाटर फॉर अ हाउस होल्ड पर्पस, अगर आप इसको हाउस होल्ड पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा आपको अगर आप इसको घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखो कुछ दिखाए हैं मैंने ट्रीटमेंट्स, जैसे ये रहा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है रॉ सीवेज। ये सीवेज है जिसमें से पानी आ रहा है बेटा, सीवेज में से पानी आ रहा है। यहाँ पर लगे हुए रहते हैं ये स्क्रीन्स, मतलब अलग अलग ना फिल्टर्स लगे हुए हैं। दीज आर दी फिल्टर्स, स्क्रीन्स, फिर कम्युनिकेटर, फिर ग्रिट चैम्बर्स, ये ग्रिट डिस्पोजल है। दीज आर दी फिल्टर्स। ये क्या है? सारे के सारे एक तरह के फिल्टर्स हैं, ये एक तरह के फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्ट्रेशन करते हैं वो भी सीक्वेंस में। पहले ये मोटी मोटी छन्नी है ताकि मोटा मेटाबॉल्स, फिर ये पतली होती है थोड़ा पतला वेस्ट, और यहाँ से और पतला होता है, फिल्टर्स होते हैं ये, ठीक है। ये करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंस में करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद हम इसका करवाते हैं इसमें सेडिमेंटेशन। क्या करवाते हैं हम इसका करवाते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कुछ समय अनडिस्टर्ब छोड़ दो। आप क्या करते हो? पानी में मिट्टी घोलते हो, मिट्टी को कुछ समय के लिए एज इट इज छोड़ देते हो, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन छोड़ेंगे तो नीचे जो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लक्स, स्लज, सॉरी फ्लक्स बोल दिया, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर वाटर बनता है इसे बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट, ये होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी वर्ड यूज किया गया है क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट है। फिर इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम बेचते हैं एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या होते हैं भाई? यहाँ पर शुरू होती है आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। एरिएशन टैंक में क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले ना एक आपका कह सकते हैं यहाँ पर आपका एक मान सकते हैं कुछ इस टाइप का एक मटेरियल होता है जो कि इसको मैकेनिकली गोल गोल घुमा, चरखी की तरह गोल गोल घुमाता है। गोल गोल घुमाने से यहाँ पर जो है ना फ्लॉक्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा? फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, जो कि यहाँ पे भी अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये रे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं।
अच्छा, ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है? तो बेटा ये बैक्टीरिया इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, हेटेरोट्रॉफिक। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया से फ्लॉक्स बनते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया से क्या बनते हैं? फ्लॉक्स। फिर फ्लॉक्स जो बन जाते हैं, फ्लॉक्स को हम हटा देते हैं और बाकी को पास किसमें कर देते हैं हम लोग? सेकेंडरी क्लाइफायर में, जिसके अंदर क्या होता है भाई, आपको हम लोग इसमें एक तरीके से मतलब भाई ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की तरह है, ये भी बिल्कुल, ये भी किसकी तरह है? बिल्कुल सेडिमेंटेशन की तरह, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर जो नीचे बनता है इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस स्लज में ये फ्लॉक्स वाले बैक्टीरियाज होते हैं, और जो वाटर होता है सेकेंडरी इफ्लुएंट, इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज पर। और ये जो बचता है स्लज, इस स्लज को, इसका थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट तो हम दोबारा वापस यहाँ पर भेजते हैं एज इनोकुलम, इनोकुलम के तौर पे, क्योंकि भाई सारा बैक्टीरिया अगर निकल जाएगा तो बाकी पानी साफ कैसे होगा? तो इनोकुलम के तौर पे भेजते, जैसे दही में डालते हैं ना इनोकुलम, ऐसे इनोकुलम के तौर पे। और बाकी जो स्लज बचती है उसको हम भेजते हैं, बाद में हमारे पास होते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर्स। बड़ा सा टैंक होता है जिसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके इसमें एनएरोबिक डाइजेस्टर्स में मोस्टली होते हैं मिथानोजेंस। कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? मोस्टली मिथानोजेंस होते हैं, और ये प्रोडक्शन करते हैं किसका? बायोगैस का। तो यहाँ पे देख लो दो दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका पानी साफ हो रहा है, सीवेज वाटर साफ हो रहा है, दूसरा यहाँ से एनारोबिक डाइजेस्टर में जब आपने भेजा तो इससे क्या करते हैं, ये इसको डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस बनाते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और अगर आप घर के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस मटेरियल को अब हम सेकेंड थर्ड टर्शरी में भेजते हैं, बट नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। तो कह रहा प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका क्या होता है? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव करते हैं, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, जो ऊपर जो तैरते हुए पन्नियां वगैरह होती हैं उनको हटाते हैं, ग्लिट्स पेबल्स को रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से। फिर जो प्राइमरी स्लज होता है उसको वहीं बैठे रहते हैं, एंड द सुपरटेंडेंट फॉर्म ऑफ द इफ्लुएंट, सुपरटेंडेंट फॉर्म जो ऊपर का पानी बचा उसे इफ्लुएंट कह रहे हैं, उसको पास कर देते हैं प्राइमरी सेंट्रलिंग टैंक में, और फिर कहाँ भेज देते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये देखा था हमने। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उनको बड़े बड़े एरिएशन टैंक में होता है, जिसमें कंटिन्यूसली एयर पंप होती रहती है, मैकेनिकली काम होता है, और वहां से क्या बनते हैं? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स एक तरीके से मान लो ऐसा जाल सा बन जाता है, पूरा सा जाल, झाग बन जाते हैं ऊपर, जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगल फिलामेंट्स होते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो दिख रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, और इसी समय क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। कब तक खाते हैं? जब तक बीओडी घट ना जाए। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पढ़ेंगे अभी से खत्म ना हो जाए। फिर बीओडी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। टोटल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उसका बीओडी कहलाता है। जितनी कम ऑक्सीजन, इसका मतलब उतना कम ऑर्गेनिक मैटर है। कम ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कम पॉल्यूशन है, लेस पॉल्यूटिंग है। तो ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, क्योंकि ज्यादा बीओडी का मतलब है ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। Once the BOD of the sewage reduced, the effluent is then passed into the settling tank. settling tank में भेजते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया मतलब फ्लोक्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाता है, और इफ्लुएंट को रिवर में भेजते हैं। फिर उस फ्लोक्स को हम ट्रीट करते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर्स में, जिससे बायोगैस बनती है, और थोड़ा सा इनोकुलम के तौर पे वापस भेज देते हैं एरेशन टैंक में। A small part of the activated sludge is pumped and back to the aeration tank to serve as an inoculum. inoculum की तरह काम करता है ये। The remaining sludge is pumped into the anaerobic sludge digesters. In anaerobic sludge digester, there is another kind of bacteria which grow anaerobically and digest करता है bacteria and fungus को। During this digestion, biogas is produced, जो मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मोस्टली इसमें मीथेन की मात्रा 80 to 85% होती है, हाई क्वांटिटी में होता है। दैट कैन बी यूज फॉर द एनर्जी एज एन इन्फ्लेमेशन। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर, लाइक योर स्ट्रीम्स। क्लियर बच्चों? तो ये है अपना ट्रीटमेंट। फिर जैसे एक हमने किया है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये निश्चय किया है कि अब हमें अपनी नदियों को
बचाना है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेव करने के लिए बड़े बड़े एंड बहुत सारे सीवेजेस प्लान को लॉन्च करने के लिए कहा है बेटा। चलो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। द पफ्ड ऑफ डो ऑफ डोसा एंड इडली, इडली का जो डो एंड डोसा वो पफ ऑफ हो गया था, किस वजह से? क्योंकि वहां पर क्या होता है, फ्रेमेंटेशन बाय बैक्टीरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ O2, नहीं हम बोलेंगे फर्मेंटेशन तो हो रही थी बैक्टीरिया की, पर प्रोडक्शन किसकी हो रही थी? CO2 की। आंसर विल बी थर्ड। बेकर्स इज सैक्रोमाइसिस सेरावाइसी। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या हॉवरी फ्लोरी? ये मेरे बच्चे आंसर करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या है। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, you have to do this question. Next, the fruit juices available commercially are clear than ones which are homemade. homemade जो जूस होते हैं वो इतने साफ नहीं होते, पर मार्केट वाले साफ होते हैं। क्यों? क्या होता है उसमें? लाइपेज एंड प्रोटीएज, पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलेज। तो हम बोलेंगे उसमें पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम डालते हैं। जो पैक्टिन फाइबर को खा जाता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और आप क्या खाते हो फिर? कैलोरीज। बीओडी क्या होता है? is the amount of oxygen consumed all the organic matter in 1 liter of water is oxidized amount of O2 consumed all the organic matter to oxidize by bacteria, organic matter। चलो अब आता है बायोगैस। बायोगैस निकली थी, हमने देखा था भाई वहां पे ट्रीटमेंट में क्या प्रोडक्शन हुआ था बेटा जी? बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ था। तो बायोगैस क्या होती है? मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का, पर प्रीडोमिनेटली कौन सी गैस है उसमें? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जा रही है? तो आप कहेंगे मैम सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें पाई जाती है जो गैस, उसका नाम है कौन सी गैस मेरे बच्चों? तो उसका नाम है मीथेन। प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुई एंड सर्व एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो घर में भी या वार्मनेस के लिए। सर्टेन बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं एनएरोबिकली, मतलब विदाउट द ऑक्सीजन ऑन सेलुलोसिक मटेरियल, वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन, जिसके साथ क्या निकलती है? CO2 भी निकलती है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी निकलती है। इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? मिथेन। तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट बैक्टीरियाज आर नोन एज मिथेनोजेंस। एक मिथेनोजेंस का नाम आपको रखना है मिथेनोबैक्टीरियम। These bacteria are found in the anaerobic sludge digester, जो कि काम करते हैं। अच्छा, बायोगैस के अंदर देखो दिखा रखे कंसंट्रेटेड टैंक जो होता है, जो टैंक बनाएंगे वो 10 से 15 फीट डीप बनाते हैं, जिसमें बायो वेस्ट कलेक्ट करते हैं और स्लरी को डक करते हैं। देखो अभी देखते हैं, करते हैं इसका भी डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। देखो हेयर इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी। देखो बच्चों, सबसे पहले अपने पास डग वाटर लेते हैं, इसमें हम बनाते हैं स्लज। दिस इज वॉट? दिस इज स्लज। स्लज क्या है भाई? गोबर लेना है, पानी वानी मिला के चटनी बना देनी है भाई, ठीक है, बना दी। उस चटनी को इसमें भेज देना है, ये रहा, भेज दो भाई, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, इसमें भेज देंगे। यहाँ पर होते हैं बहुत सारे एनाएरोबिक डाइजेस्टर, मतलब मिथेनोजेंस। डाइजेस्टर है कैसे? एनएरोबिकली डाइजेस्टर्स हैं बहुत सारे इसमें, ठीक है। एनाएरोबिकली डाइजेस्टर्स होते हैं, जैसे ही इसमें स्लज आता है डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके यहाँ से रिलीज करते हैं गैस। यहाँ से रिलीज क्या कर रहे हैं? गैस, जिसमें CH4 है, मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बहुत सारी गैस है, ठीक है। ये गैसेस जो है कलेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखो ढक्कन होता है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ढक्कन ऐसे उतरता है, फुक 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 फुक, मतलब फुदकता रहता है। क्यों? अब खुद देखो ना यार, तुम घर में कुछ भी चीज रखते हो गर्म चीज, उसके ऊपर ढक दो प्लेट, पानी उबल जाए तो प्लेट नहीं से धब 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 करते, तो ऐसी फुदकता है, क्योंकि इसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, और उस गैस को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है आसपास के घरों में सेलेक्ट करने के लिए। अब बाकी जो यहाँ पे बचता है, बाकी जो यहाँ पे स्लज बचता है, उस स्लज को इसमें पास करते हैं, और इस स्लज को फेंकते नहीं है हम लोग, ये जो बचता है इस स्लज को इसमें पास करते हैं। इस स्लज का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के तौर पर एज अ मैन्योर, कहां पर करते हैं? इसका इस्तेमाल कर लेते हैं मेरे बच्चों फील्ड में। और ये जो है इसी को कहते हैं हम पूरे को कंसंट्रेट टैंक। यही है कंसंट्रेट टैंक जिसे हम बोल रहे हैं, जो जमीन में 10 से 15 फीट
गहराई में क्या किया जाता है, खोदा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही प्रोसेस आपका बताया जा रहा है। देख लो, अब फ्लोटिंग कवर प्लेस होता है स्लरी के ऊपर, जो ऐसा ऐसा फुदकता रहेगा, कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। द बायोगैस हैज एन आउटलेट, बायोगैस का कुछ ना कुछ आउटलेट का यूज होता है। इट इज कनेक्टेड इन पाइप और सप्लाई कर देते हैं आसपास के घरों के अंदर। और जो स्पेंट स्लरी है, जो बेकार बची है, उसको रिमूव कर देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। भाई कैटल डंग रूरल एरिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में बायोगैस बनाई जाती है और बाकी स्लज को मैन्योर के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो बायोगैस इज दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर द कुकिंग एंड द लाइटिंग। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया। किसके एफर्ट की वजह से भाई हुई है, ये नाम याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। अरे अरे क्या कर दिया मैम ने, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की वजह से KVIC, इन दोनों की मेहरबानी है जिससे आज हम बायोगैस की प्रोडक्शन को देख पा रहे हैं बच्चों। ये तो हमने देख लिया। अब है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन होते हैं, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग एजेंट। अभी क्या कर रहे हैं, देखो बायो कंट्रोल। अब बायो कंट्रोल मतलब, हाईलाइट दिस वर्ड, बायो मीन्स लिविंग, कंट्रोल मीन्स रोकना, है ना। सो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, दैट इज नोन एज बायो कंट्रोल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसी को कहते हैं बायो कंट्रोल। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, खेतों में कीड़े वीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल देते हैं। क्यों इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हो यार, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है यार, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इतना पोल्यूशन कहाँ लेके जाएंगे, इंसान मर रहा है इन केमिकल्स की वजह से। तो इससे अच्छा है आप क्या कर दो, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं बेटा हमारे पास जो उन पेस्ट को, उन बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, उनको मार देते हैं। उनको डाल दो, उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और केमिकल इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल का मतलब है यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट की बीमारी और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करना है, सॉरी बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ केमिकल, इसे हम कहते हैं बायो कंट्रोल। आज मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, टैकल हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल हम यूज कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड and in the form of pesticide. These chemicals are toxic and harmful for the human body. So कैसे करेंगे, क्या क्या कंट्रोल है, तो एग्रीकल्चर में कुछ मेथड्स है जो कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अ की ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर है ना, वो कहते हैं कि भाई केमिकल को तो अपने को यूज ही नहीं करना, हमें केमिकल से परहेज है, हम नहीं करते केमिकल का इस्तेमाल, हम यूज करेंगे। केमिकल इस्तेमाल करने से भाई हार्मफुल होता है, हमारे लिए सबके लिए हार्मफुल है। दूसरा बेटा, केमिकल्स क्या करता है, आपके पेस्ट को ना हमेशा के लिए मार देता है। वो कहते हैं भाई हमें पेस्ट हमेशा के लिए नहीं मारना, क्योंकि पेस्ट हमारे फ्रेंड्स है, पेस्ट चाहिए, क्योंकि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी पूरे हमारे में, अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो गई तो नेचर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। केमिकल्स तो हमेशा के लिए उनकी ग्रोथ रोक देते हैं, तो इससे तो इफेक्ट पड़ता है। तो ये है, अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी को बचाना है बच्चों हमें। द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल ऑफ इट। The organic farmer therefore work to create a system where the insects are sometimes called pests and not irritated। मतलब कि जब ये पेस्ट के तौर पर तब आप यूज कर लो, पर ऐसे यूज करो कि वो दोबारा ग्रो कर सके ना, बट इंस्टेड आर की टू मैनेजेबल लेवल। उसी मैनेजेबल लेवल तक यूज करना है हमें, सिर्फ सबको नहीं खत्म करना, ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके आपकी लिविंग एंड इन्वेट इकोसिस्टम। जो कितने दिमागदार है ना भाई, मतलब क्या कह सकते हैं, सल्यूट है भाई इनको, सही बात है। The organic farmer hold the view that the irritation of these creatures are often described as pests, not possible but also undesirable, for without them the beneficially predatory and parasitic insect which depend upon on the food of the host will not be able to survive। अब भाई हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहती है कि हम दो फायदे में रहेंगे, एक दूसरे को सामान देंगे भी और एक दूसरे से सामान लेंगे भी। तो बेटा जी वो कैसे होगा? अगर आप पेस्ट को हमेशा के लिए मार दोगे तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो बैक्टीरियाज होस्ट पर डिपेंड करते हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? और जो प्लांट होस्ट बन रहा है उसको भी तो फायदा हो रहा है, वो कैसे करेंगे? से हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, हम पढ़ते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, आपने पढ़ा है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। यू हैव टू स्टडी इन द 11th क्लास। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करता है, एसोसिएशन करता है, आपने पढ़ता है ना, रूट नोड्यूल्स बना लेता है। अब क्योंकि क्या करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो नाइट्रोजन नहीं आएगी प्लांट के पास, तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? है ना जरूरी। Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce or dependence on toxic chemical. तो अगर हम बायोकेमिकल एजेंट्स को यूज करेंगे तो इससे खत्म हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच में कि टू बिकम फेमिलियर विद दी वेरियस लाइफ फॉर्म। इससे हम लोग अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में समझ पाते हैं, उनके इनहैबिटेड, उनके नेचर, उनकी साइकिल्स, इनको भी हम समझ पाएंगे। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रॉय करते हैं वीड्स को। वीड्स कौन से प्लांट होते हैं बेटा? अनडिजायरेबल प्लांट्स, जिसकी जरूरत हमें नहीं होती, दैट प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स। एज वेल एज इंसेक्ट, दो टाइप के हमारे पास, बायो हर्बिशियस एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स है, पैथोजन, पैरासाइट एंड प्रीडेटर। एक है लेडी बग, आप इसको बीटल के नाम से जानते हो, जिसकी काली काली और ब्लैक ब्लैक मार्जिन होते हैं बॉडी पर। वो क्या करती है? वो प्रेइंग मैनिट्स, एक तरह की वीड्स है, इसको खा जाती है। एंड ड्रैगन फ्लाई, इसका इस्तेमाल करते हैं एल्फिड, अब पेस्ट, एक पेस्ट होता है, इसे खाता है, मॉस्किटोज को खा जाता है। तो मच्छर है तो आज से अलाउड नहीं लगाना है, क्या लेकर आनी है? ड्रैगन फ्लाई लेकर आनी है। फिर गैम्बूशिया, ये मॉस्किटो फिश यूज करता है लार्वियल फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। भाई गैम्बूशिया वही है जो मलेरिया का जो लार्वा होता है ना, प्लाज्मोडियम, उसको खा जाता है। ये प्रिवेंट करता है मलेरिया होने से भाई। फिर ट्राइकोडर्मा, क्या है? ये फ्री लिविंग फंगस है, पढ़ा है आपने 11th क्लास में, जिसको हम राइजोस्पोर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्लांट पैथोजेंस को। ये प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है और साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये बढ़िया है ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे पर आपका काम तो कर रहे हैं, तो इनको यूज करो। फिर बैक्यूलोवायरस, ये कुछ पैथोजन है जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पे और अदर आर्थ्रोपोड्स पे। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक। मतलब भाई ये ऐसे हैं जो आंख बंद करके भी निशाना सटीक लगाते हैं। अर्जुन है ये हमारे, कि जिसको बोला है उसी को मारना है, दूसरे को टच भी नहीं करना है। नैरो स्पेक्ट्रम इंडेक्सिकल एप्लीकेशन, मतलब भाई मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, इसी को किल करना है, आसपास की उसकी टाइप की किसी स्पीशीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो नैरो स्पेक्ट्रम है, इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही नैरो, बहुत ही कम है। दे हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट को कोई नुकसान नहीं करना, किसी मैमल को कोई नुकसान नहीं करना, बर्ड को नहीं करना, किसी फिश को, इवन किसी नॉन टारगेटिंग इंसेक्ट को भी नहीं करना। ऐसा नहीं ये इंसेक्ट इसकी जाति का तो उसे मार दो, नो बिल्कुल नहीं। फिर न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जिसको NPV भी बोलते हैं, दीज आर इंसेक्टिसाइड जो आज हमें एलिमिनेट करते हैं बुलवॉर्म, जो एक्सटेंसिव डैमेज कर देता है कॉटन को। इसमें हम बीटी कॉटन का भी हम पढ़ते हैं, बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे। इसमें ये बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, कैटरपिलर को खा जाता है। कि बेटा कैटरपिलर होता है जो इस कॉटन की सीड्स को, इस कॉटन को खा जाता है, जिससे ग्रोथ नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, बीटी डाल देते हैं, बासिस ट्राइक्टोमा। ये क्या करता है, ये उस कैटरपिलर के अंदर जाता है, कैटरपिलर के अंदर जाता है, इसके ना स्पोर्स होते हैं, जैसे कि पैकेट में आते हैं स्पोर्स, हम छिड़क देते हैं, तो कैटरपिलर उसको स्पोर को खाता है, तो उसके अंदर टॉक्सिन होते हैं, जिससे वो कैटरपिलर मर जाता है और आपकी कॉटन की ग्रोथ सही होती है। इसे बीटी कॉटन कहते हैं। इंसेक्ट हॉर्मोन्स जैसे कि फेरोमोन्स, ये केमिकल मैसेंजर्स है जो सीक्रेट कौन करती है, फीमेल करती है, जो हेल्प करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, सेंड करता है सिग्नल और मार्क करता है मेल को कि भाई रुक जा, आगे खतरा है।
फिर ट्रैप्स कंटेनिंग फिनोरोमोन्स, ये प्लेस करते हैं हम इन्फेक्टेड फील्ड्स में जहां पे मेल्स आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रैप बिकम अनअवेलेबल फॉर रिप्रोडक्शन। भाई मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन ना करवा सके। फिर कंफ्यूजन टेक्निक क्या है भाई, देखो ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पेपर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड सो मेल्स कैन नो लॉन्गर लोकेटेड ऑन द फीमेल्स। भाई पेपर्स डाल देते हैं सारी फीमेल्स पे ताकि फीमेल्स के पास आए ना, रिप्रोडक्शन ना हो तो उनकी ग्रोथ ही नहीं होनी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉल्टिंग हार्मोन, इक्टाइडोन्स और जुवेनाइल हार्मोन एट इनएप्रोप्रिएट टाइम रिजल्ट इन अर्ली डेथ और द इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। फिर नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ये रहा थ्रोसियोसाइड जिसमें बैक्सीलस थ्रियोसियोजेनेसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर को खा जाता है। वो ये ड्राइड स्पोर्स मिक्स करते हैं वाटर में और स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स पे, जैसे कि ब्रासिया या फ्रूट ट्रीज पे, जहां पर इंसेक्ट उनके लार्वा को खाता है। इन दी गट ऑफ द लार्वा टॉक्सिन रिलीज करेगा, ये केमिकल्स रिलीज करेगा जो हार्मफुल होगा। लार्वा गेट किल, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म, दूसरे इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाना। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा मेथड है। लास्ट डिकेड्स में से हम अरे क्या हो गया, लास्ट डिकेड्स में से हम इन्हीं को ही यूज क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो बीटी कॉटन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। देन अदर मेथड भी एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस फॉर द कंट्रोल ऑफ सिंगल पेस्ट ऑन वन और मोर। तो इसमें हम टैक्सेस लगाते हैं भाई। ओवरऑल ऑब्जेक्शन ये है कि भाई हमें क्रिएट करना है, हम टैक्स लगा देते हैं, हमें क्रिएट करना है, अपनी क्रॉप को बचाना है भाई, बिल्कुल बचाना है, हर फार्मर बचाएगा क्रॉप को, पर हमें अपनी क्रॉप को बचाना है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से, बायोलॉजिकल मेथड से, नॉट फ्रॉम द केमिकल्स। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर, अच्छा देखो बेटा ये क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मीन्स लिविंग, फर्टिलाइजर्स जो इनहेंस करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन द सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा रहा है। ये कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी, और साइनोबैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गे। आज हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, फार्मर ज्यादातर इन्हीं का यूज करते हैं। देखो ये रहा, आपको पता है राइजोबियम, इट इज अ टाइप ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर। व्हाई इट इज बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। सिम्बायोटिकली एसोसिएशन करता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो भाई क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा रहा है ना, मतलब फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो रहा है। ऐसे एजोस्पिरिलियम एजोबैक्टर, ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट की फॉर्म में ताकि यूज कर सके। फिर फ्रैंकिया, ये एक एसिटिमाइसिट्स है, ब्रायोफाइट्स हैं बेटा, जो सिम्बायोटिकली करते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि बाकी, जैसे कोई लेग्यूमिनस होता है दाल वाल वाले प्लांट, ठीक है, ज्यादातर किसके साथ करता है, ये क्रोशिनिया, अल्नस, पाइनस, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स में करता है। ये एक तरह की क्या है, फंगस टाइप है एक तरह की, इट इज अ फंगस एसिटिमाइसिड। तो ये इस तरीके से क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे। फिर देखो ये रहा अलोशरिया, ये मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है राइस फील्ड में, मतलब सिम्बायोटिक नहीं करती, दूसरे का फायदा करती है, अपना नहीं करती। सिम्बायोटिक का मतलब अपना भी फायदा कराना है तो दूसरे का भी कराना है। फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना, जैसे कि अजोला, नॉस्टॉक, ऑसिलेटर्स, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एनाबीना वगैरह होते हैं इनको रगड़ के, प्लांट है इनको ऐसे रगड़ के जमीन पर फैला देते हैं, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज हो जाता है। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर किसके अंदर, सॉइल के अंदर, और फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन बढ़ाते हैं। फिर माइकोराइजा, यू हैव टू स्टडी इन द 11th क्लास की फंगस होती है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है रूट्स ऑफ द प्लांट मेनी मेंबर, जैसे कि ग्लोमनस, माइकोराइजा, इसको हम माइकोराइजियल एसोसिएशन भी बोलते हैं, हम इसे माइकोराइजियल
एसोसिएशन भी इसीलिए बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस प्लांट को। भाई सॉइल में से प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है ताकि आसानी से काम हो सके। ये करता है प्लांट को रेजिस्ट करता है रूट बॉर्न पैथोजन। जैसे कि आपका पाइनस है, एक तरह की फंगस होती है, मान लो ये पाइनस की रूट है, इस रूट के अंदर ये फंगस प्रेजेंट होती है, ये फंगस के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रूट बॉर्न डिजीज जो होते हैं, जो यहाँ पर हो जाती हैं, ये उनको होने ही नहीं देते, उनको आने से पहले ही मार देते हैं। ये टॉलरेंस करते हैं सैलिनिटी एंड ड्रॉट, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन को कैसे टॉलरेट करना है, कैसे हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, वो चीज इंक्रीज करते हैं। तो एंड ओवरऑल इंक्रीज करते हैं प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट। तो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का डेवलपमेंट बढ़ाना ही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन। विच फंगस इज यूज्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड कंट्रोल अगेंस्ट पेस्ट? फंगस पूछ रहे हैं, एस्पारगिस, ट्राइकोडर्मा, राइजोपस या ट्राइकोफर्म। तो कौन सी है, ट्राइकोडर्मा, एस्पारगस, तो एस्पारगस। ठीक है भाई। डैश आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो एजोबैक्टीरियम। फ्री लिविंग होते हैं जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मैच करना है, सैक्रोमाइसिस सेरावीसी, ओके, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, शर्मानी। शर्मानी जी क्या बनाते थे, स्विस चीज, कर लो। और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्ट्रम इज अ प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव। मोनुस्कस परप्यूरिस प्रोडक्शन लेवल कम करता है। और सोरोमाइस सर्वाइसिस क्या करता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। सो फर्स्ट विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड फिर सेकंड। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, सारा पढ़ा हुआ है, वही चीजें, कुछ अलग नहीं है। तो बच्चों यहां पर होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, ये फिनिश कर दिया चैप्टर। इजी चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, जो मैम ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है जरूर देना है उसका आंसर सभी को, और अच्छे से करना है बेटा। कोई दिक्कत है तो यार कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप उसमें लिखो कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है किसी चीज में। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है। और एक बात ध्यान रखना, इसके बाद एनसीईआरटी की थॉरली रीडिंग जरूर करनी है, ताकि एक एक पॉइंट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। मतलब बस एक बार में पढ़ो और खत्म करो इस चैप्टर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।